नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे पास उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। तेज रफ्तार बोलेरो खड़े ट्रक में टकराई है। बोलेरो सवार 4 लोगों की चालक समेत मौत हुई है। 6 लोग घायल हुए हैं, 3 की हालत गंभीर है। बकेवर थाना क्षेत्र के अलमापुर गांव की यह घटना है। मध्य प्रदेश के भिंड के निवासी थे मृतक। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे। श्रीनगर गढ़वाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनआईटी स्थायी कैंपस निर्माण में देरी के मामले में अनिश्चितकालीन धरना आज से शुरू होगा। 30 जनवरी को प्रगतिशील जनमंच की संकल्प महारैली 9 वर्षों में भी निर्माण कार्य शुरू न होने पर जराक्रोश है। मेडिकल कॉलेज की समस्याओं का निराकरण न होना भी मुद्दा है। पानी के बिलों में बेतहाशा वृद्धि का भी विरोध। श्रीनगर पेयजल योजना का निर्माण न होना भी बड़ा मुद्दा है। और बातचीत करने के लिए सुधीर कुमार पौड़ी गढ़वाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है? और जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर अब ये चीजें हो रही हैं, ऐसे में क्या हल निकलता दिख रहा है? देखिए अनुपम, ये दरअसल काफी लंबे समय से मांगे चल रही हैं और एनआईटी शिफ्टिंग, जिस तरह से एनआईटी का सैटेलाइट कैंपस जयपुर में बना है, एमएनआईटी जयपुर में बना है, उसके बाद से लोगों का आक्रोश काफी ज्यादा भड़का हुआ है। लगातार लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि एनआईटी दरअसल सरकार की काहिली के चलते, उनके निकम्मेपन के चलते जो है यहाँ से शिफ्ट हुआ है। और दरअसल सीधी सीधी बात यह है कि ये केवल एनआईटी का मसला नहीं है, बल्कि ये और कई जनहित के जो मुद्दे हैं, चाहे पेयजल योजना का मसला है, चाहे एनआईटी का मुद्दा हो, ये दरअसल जिस तरह से धीरे धीरे करके लगातार नहीं किए जा रहे हैं और जब लगातार जैसे एनआईटी चली गई वैसी और मुद्दों पर भी नहीं सुलझना, उनके नहीं पूरा होना, ये दरअसल लोगों के अंदर आक्रोश को पैदा कर रहा है। और एनआईटी के मसले पर सीधा सीधा लोगों का कहना है कि स्थायी कैंपस का निर्माण न होना सुमाड़ी पे, और अब जबकि हाई पावर कमेटी भी इस बात को कह चुकी है कि सुमाड़ी में ही एनआईटी को बनाया जाना चाहिए, तो लोगों का कहना यही है कि आखिरकार 9 वर्षों की देरी क्यों हुई, क्यों नहीं आज तक एनआईटी। ये बड़ा सवाल है कि आखिर 9 वर्षों की देरी क्यों हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग के निकट तूता घाटी में डंपर पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर से 40 वर्षीय चालक की मौत हो गई। 4 धाम सड़क योजना के चलते जर्जर हुई पहाड़ी से अचानक गिरे बोल्डर के कल चलते घटी घटना के बाद जेसीबी मशीन से बड़ी मुश्किल से चालक का शव डंपर से बाहर निकाला जा सका। देवप्रयाग पुलिस के अनुसार मृतक ऋषिकेश के रायवाला का निवासी था और डंपर लेकर देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर जा रहा था कि अचानक चालक की डंपर पर गिरे बोल्डर से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने, शिथिलीकरण नियमावली 2010 को बहाल करने जैसी 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के कर्मचारी संगठनों ने अब एक साथ हाथ मिला लिया है। मंगलवार को डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में सचिवालय संघ के आह्वान पर कर्मचारियों के 22 संघों से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक हुई। तय किया गया है कि समन्वय मंच, संयुक्त मोर्चा, महासंघ के जरिए अलग अलग लड़ाई लड़ने के बजाय सभी संगठन एक मंच पर आकर सरकार पर दबाव बनाएं। इसके लिए 4 प्रमुख बिंदुओं पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है। ये 22 संघ उत्तराखंड में करीब 3 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रदेश के जितने भी मान्यता प्राप्त संगठन हैं और बड़े फेडरेशन हैं, वो सब यहाँ आज एकजुट हैं और सचिवालय संघ के आह्वान पर उनके संयोजन में सारे कर्मचारियों ने अपने जो ईगोस थे उनको हटाते हुए एक छत के नीचे आने का निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि एक जो कॉमन एजेंडा हम लोगों का है, 4 सूत्री कॉमन एजेंडा, और इसके अलावा जो सदन इसको तय करेगा आज, उस पर हम लोग विशेषकर वेतन भत्तों की बढ़ोतरी के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि सफलता हम लोगों को मिलेगी। और बातचीत करने के लिए रोबिन सिंह चौहान हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रोबिन, जिस तरीके से अब आर पार की जंग का ऐलान किया गया है, तमाम जो मांगे हैं इनकी, अब इसको लेकर किस तरीके से कोई दबाव बनता दिख रहा है? क्योंकि अगर ये लोग काम पर नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पर उसका असर जनता पर भी पड़ेगा।
देखिए बिल्कुल, और इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है। शिक्षक और कर्मचारी जो ये समन्वय समिति बनाई गई है और जो अलग अलग संगठनों ने हाथ मिलाया है, इन तमाम कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.5 लाख है और 31 जनवरी को ये सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं। 1 फरवरी, और उसका मकसद ये है कि एक दबाव डाला जाए, क्योंकि 1 फरवरी को कैबिनेट की बैठक है। उससे पहले सरकार अगर इनसे वार्ता करती है तो वो कोई निर्णय लेंगे, लेकिन 1 फरवरी की कैबिनेट बैठक में जो इनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं उनकी नज़रें रहेंगी उस पर कि इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, क्या उनकी मांगें मानी जाती हैं, इस कैबिनेट में कोई निर्णय उनकी मांगों को लेकर किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जा सकती है। एक बड़ी रैली का आयोजन देहरादून में करने की बात सामने आ रही है। परेड मैदान में ये लोग इकट्ठा होंगे और लगभग 2.5 लाख कर्मचारी जब एक साथ अगर सामूहिक अवकाश पर भी जाते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत मुश्किलें लोगों के लिए होंगी। इसमें शिक्षक हैं, इसमें अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, तो आगे आने वाले दिनों में सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सभी संगठनों ने एक साथ हाथ मिलाया है। अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या रहता है, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों में कुछ जो अलग अलग कार्य बहिष्कार या हड़ताल थी तो उसमें एस्मा लगाया गया सरकार की तरफ से, लेकिन अब इतने सारे संगठन जब एक साथ आए हैं तो सरकार का रुख क्या होता है और जो मांगे हैं उनकी 10 सूत्रीय जो मांगे हैं उन पर किस तरीके से सरकार रिएक्ट करती है, जिसमें जो आवास भत्ता है उसे केंद्र के स्तर का बनाने की बात है, आवास भत्ता बढ़ाने की बात की जा रही है। अश्योर्ड करियर प्रमोशन जो है उसकी बात की जा रही है, उसको लागू किया जाए। ऐसे तमाम और चीज़ें हैं जिनकी लगातार मांगे। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बात इन 10 सूत्रीय मांगों में है। तो ये प्रमुख मांगे हैं। आप हमारे साथ आगे भी आपके पास आएंगे। रॉबिन सिंह हमारे संवाददाता विस्तार से चीजों को बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर सामने आ रहा है, कौन कौन सी मांगों को लेकर ये कर्मचारी अब काम करने से मना कर रहे हैं 31 तारीख को। इधर आगे बढ़ते हैं। पूरे प्रदेश में पिछले 2 दिन से बदले मौसम के मिजाज से जहां सैलानियों में खुशी है, वहीं ये बर्फबारी और बारिश आम लोगों के लिए परेशानियां भी साथ लेकर आई है। बात मसूरी की करें तो यहां पर पिछले 5 साल बाद शहर में जमकर बर्फबारी हुई है। मसूरी शहर में बर्फ पड़ने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहां पर हिमपात हुआ है और लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। मसूरी शहर में आधा फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी है। हालांकि सुबह लाल टिब्बा इलाके में बर्फबारी हुई थी, लेकिन दोपहर बाद मसूरी शहर में भी खूब बर्फ पड़ी। नैनीताल की बात करें तो यहां पर शहर में भले ही बर्फबारी नहीं हुई हो, मगर ऊंचाई वाले इलाकों में खूब हिमपात हुआ है। इस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंच गए और स्नोफॉल का मजा लिया। चमोली में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निचले इलाकों में जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है। विश्व प्रसिद्ध औली में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी बर्फ का मजा उठा रहे हैं। आप भी देखिए बर्फबारी के बाद औली के खूबसूरत नजारे। पिथौरागढ़ जिला भी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। जिले के सभी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि मुख्यालय से सटे चंडाक, पत्थरखानी, थलकेदार और सोंड लेक में लगातार बर्फबारी जारी है। लंबे समय बाद शहर से सटे इलाकों में बर्फबारी का स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानी भी जमकर आनंद उठा रहे हैं। मुंसियारी और कालामुनी में भी बीती वक्त से ही भारी बर्फबारी के दौर जारी है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी में कई सालों बाद जिला मुख्यालय और आसपास की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई है, जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने बर्फबारी का दिन भर खूब लुत्फ उठाया। बर्फ बारिश का लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं और बर्फबारी का खूब मजा लिया। भारी बर्फबारी से कई गांव ढक गए हैं। कोटद्वार, लेंसडाउन और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश शुरू हो गई है। वहीं सतपुली आसपास ओले भी गिरे हैं। वहीं कई इलाकों में कोहरा भी छा गया है। और बातचीत करने के लिए रॉबिन सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए। रॉबिन, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं पर सैलानी खुश हैं तो कहीं पर मार्ग बंद होने से दिक्कतें भी यात्रियों को आ रही हैं, सैलानियों को आ रही हैं। फिलहाल क्या तस्वीर है मौसम की और मौसम का मिजाज क्या कह रहा है?
देखिए आज भी मौसम वैसा ही बना हुआ है, लगातार बारिश जो है वो जारी है। अभी कुछ देर के लिए देहरादून में बारिश रुकी है, लेकिन आज लगभग 25 तारीख तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। उजाला अभी तक नहीं हुआ है, बादल लगे हुए हैं इस समय भी, जबकि 8 बजने वाले हैं सुबह के, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शाम का समय ये है या शाम खत्म होने का समय जो होता है, ऐसा लग रहा है। इस समय सूरज अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, बादल लगे हुए हैं, बर्फबारी काफ़ी हुई है, तो उसके बाद मौसम का सर्द होना शुरू हो गया है। हालांकि जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है अधिकतम तापमान में गिरावट को लेकर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, चूंकि बादल लगे हुए हैं पूरे प्रदेश में, तो इसलिए भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिप अभी नहीं किया है। हालांकि जो परेशानियों की आपने जिस तरीके से बात की है, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। और कल की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की वजह से 9 मौतें हुई हैं, जिसमें जो गाड़ी है वो बर्फ़ में फिसलने के कारण कई बार खाई में गिरी है। 2 घटनाएं चमोली और 2 घटनाएं जो हैं टिहरी की हैं, जो इस तरीके की घटनाएं हैं जहां पे 9 लोगों की मौत हुई है। तो इस मौसम में दिक्कतें भी बहुत हैं, जिस तरीके से स्थानीय लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं और घंटों लंबा। रॉबिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां से अपडेट्स देने के लिए। चमोली में ही भारी बारिश की वजह से गोपेश्वर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि स्कूल में छुट्टी थी, हालांकि खबर मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। जो निचला भवन था, निचली बिल्डिंग जो थी वो निर्माणाधीन है, और जो हमारा ऊपरी भवन था उसमें हमारी कक्षाएं संचालित हो रही थी, और आज बारिश के कारण वो ध्वस्त हो गया है। और ये शुक्रगुजार हैं कि आज अवकाश का दिन था। जनपद में बीते रात से हो रही बारिश अब आफत बनने लग गई है, जहां घाट में वाहन हादसे के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं गोपेश्वर में भी आप देख सकते हैं सरस्वती शिशु मंदिर का जो भवन है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। वो गनीमत ये रही कि आज जो है विद्यालय बारिश के चलते जो है आज बंद किए गए थे। अगर विद्यालय यहाँ पर संचालित होते तो शायद बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। आप देख सकते थे किस तरीके से जो है पूरी बिल्डिंग जो है यहाँ पर ध्वस्त हो गई। ये जो यहाँ पर स्थानीय है, जो विद्यालय प्रबंधन है, उनका कहना है कि लगातार बारिश के चलते ये बिल्डिंग ढही है और जो जरूरती कागजात हैं, जो ऑफिस के जो सामान हैं, वो सारे इस में जमींदोज हो चुके हैं। प्रभात पुरोहित, न्यूज 18 चमोली। तो बारिश ने यहां पर बर्बाद कर दिया सरस्वती शिशु मंदिर की बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई है। चमोली की यह तस्वीरें, छुट्टी की वजह से स्कूल में नहीं थे बच्चे, ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खबर मिलने के बाद रेस्क्यू टीम वहां पर मौके पर पहुंची है। पौड़ी गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी आफत बनी है। एहतियातन जिले के सभी स्कूल आज भी बंद हैं। प्रभारी जिलाधिकारी दीप्ति सिंह का आदेश है, लगातार कई स्थानों पर हो रही है बारिश और बर्फबारी। फिलहाल हाईवे समेत संपर्क मार्ग आवाजाही के लिए खुले हुए हैं। बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों की परेशानियां वहां पर बढ़ गई हैं। अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत पूर्व सीएम हरीश रावत टनकपुर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने ऑल वेदर रोड पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां काम हो रहा है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने म्यार मैथ कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया है और इसी के सिलसिले में वो मंगलवार को खटीमा और टनकपुर पहुंचे। ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग के रूप में हुआ था, जिसमें हमने अतिरिक्त सड़क के रूप में जो है टनकपुर पिथौरागढ़ को जोड़ा था। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, इन्होंने ऑल वेदर रोड के रूप में प्रचारित करके इसको ऑल ठेकेदार रोड बना दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत इन दिनों म्यार मैथ अभियान चला रहे हैं। 13 जिलों को मायका बताकर हरीश रावत जनता से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल पूछे जाने पर दिल की बात जुमा पर आते देर नहीं लगी और हरीश रावत ने कह दिया कि उनका बड़ा मायका पहाड़ में नहीं हरिद्वार में है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने म्यार मैथ अभियान के दूसरे दौर पर निकल गए हैं। म्यार मैथ यानी मेरा मायका अभियान में इस बार पड़ाव उधम सिंह नगर, चंपावत और अल्मोड़ा जिले होंगे, जहां वो जनसंपर्क अभियान के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। हरीश रावत मैथ बताकर भले ही रिश्ता पहाड़ से जोड़ रहे हो, लेकिन हरदा का दिल हरिद्वार में बसता है। नहीं, वो 12 जिलों के लिए है। मेरा तो बड़ा मायका जो है हरिद्वार है, इसीलिए मैंने गन्ने को पकड़ा, क्योंकि गन्ना मेरे उस मायके का सिंबल है। 2009 से 2014 तक हरिद्वार से सांसद रहने वाले हरीश रावत को
2017 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने हरा दिया। बावजूद इसके जब बड़ा मायका हरिद्वार में है तो फिर पहाड़ में हरीश रावत को म्यार मैथ अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? पहाड़ के लिए उन्होंने इमोशनल इश्यू रखा ही है। मैथ का मतलब पहाड़ में होता है, हरिद्वार में तो होता नहीं है, लेकिन निशाना हरिद्वार पर है। तो ये है कि कहीं निशाना है, कहीं उनका नजर है। साफ है कि मायके की बात करके हरीश रावत 2019 लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मायके के नाम पर पहाड़ से भी रिश्ता बना रहे और मैदान की सियासत भी हाथ से ना निकले। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मसूरी से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। सुआकोली कपलानी में फंसे पर्यटकों को निकाला गया है। सभी पर्यटकों को सकुशल वापस भेजा गया है। सुबह 6 बजे तक चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस का दावा है अब कोई सैलानी नहीं फंसा है। सुआकोली कपलानी में यहां पर पर्यटक फंसे सभी पर्यटकों को सकुशल वापस भेजा गया है। सुबह 6 बजे तक चलाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस का दावा है अब कोई सैलानी वहां पर नहीं फंसा है। मसूरी से इस वक्त की यह बड़ी खबर। बर्फबारी के बाद कई सैलानी सड़कों पर फंसे हुए हैं। बर्फ के बाद कई इलाकों में वहां पर जाम लगा हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। स्वाइन फ्लू से एक और मौत हुई है। 36 साल की महिला की महंत इंद्रेश अस्पताल में मौत हुई है। मंगलवार देर शाम हुई महिला की मौत। दून में स्वाइन फ्लू से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।